नमस्कार दोस्तों, हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा वर्णमाला का तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने स्वर और व्यंजन को कंप्लीट किया है। पहले वाले वीडियो में हमने आपको स्वर के बारे में समझाया था। दूसरे वाले वीडियो में हमने व्यंजन के बारे में समझाया था आपको कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हमने उसको थोड़ा सा कम रखा था और बाकी का जो वर्णमाला का हिस्सा बचा हुआ है उसको आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यदि आप लोगों ने हमारे पिछले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वो दोनों वीडियो ज़रूर देख लेना। उसमें आपको समझ में भी आ जाएगा कि पहले क्या क्या हो चुका है। तो जो पिछला वाला वीडियो था उसमें हमने आपको व्यंजन को कंप्लीट कराया था। उसमें हमने आपको समझाया था कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं। उसमें सबसे पहले हमने आपको स्पर्श व्यंजनों के बारे में बताया था। स्पर्श व्यंजनों के बाद में हमने आपको अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, जितने भी प्रकार के व्यंजन होते हैं उन सभी व्यंजनों के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इस वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। जब भी हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, हमारे मुंह से कोई भी वर्ण जब निकलता है तो उसका एक उच्चारण स्थान होता है। किसी वर्ण का उच्चारण हमारे कंठ से होता है, किसी वर्ण का उच्चारण हमारे तालब यानी कि तालू से होता है, किसी वर्ण के उच्चारण में हमारे दांत का उपयोग होता है, किसी वर्ण के उच्चारण में हमारे ओंठों का यूज होता है। तो अलग अलग मुंह के अलग अलग स्थान का यूज होने के कारण, उपयोग होने के कारण सभी वर्णों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। तो हम आज समझेंगे कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। उसके बाद में हम लोग सघोष और अघोष वर्णों को भी समझेंगे और अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों को भी समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। आपके सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है ऊपर उच्चारण के आधार पर स्वर व्यंजन का वर्गीकरण। उसके नीचे हमने तीन अलग अलग कॉलम बनाए हुए हैं। पहला कॉलम जिसमें लिखा हुआ है उच्चारण स्थान, दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है स्वर और तीसरे वाले कॉलम में लिखा हुआ है व्यंजन। उच्चारण स्थान के नीचे आप लोग देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है कंठ, कंठ यानी कि हमारा गला है ना। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है तालब, तालब यानी कि तालू होता है। तीसरे नंबर पे है मूर्धन्य, मूर्धन्य को मूर्धा भी कहा जाता है। चौथे नंबर पे दंत दिया गया है, दंत यानी कि हमारे दांत। अगले नंबर पे ओष्ठ दिया गया है, ओष्ठ का मतलब होता है ओष्ठ या ओंठ, ठीक है ना। और अगले नंबर पे दिया गया है कंठ तालु, फिर दिया गया है कंठोष्ठ, फिर दिया गया है दंतोष्ठ और सबसे अंत में दिया गया है नासिक। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। ये बहुत उपयोगी चार्ट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना क्योंकि इससे संबंधित परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कंठ, कंठ का मतलब होता है गला। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण हमारे गले से होता है। तो दो स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हमारे गले से होता है और वे दोनों स्वर हैं, पहला स्वर है इसमें छोटा आ और दूसरा स्वर है बड़ा आ। छोटे आ और बड़ा आ, दोनों आ का उच्चारण हमारे गले से होता है। यदि हम आ या आ जोर से बोलें या धीरे से बोलें तो आप लोग देखेंगे कि हमारे गले का उसमें उपयोग होगा। आप लोग जब धीरे धीरे वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आने लगता है कि कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। तो आपको धीरे धीरे बाद में इसका अभ्यास भी करना है। तो आपको याद रखना है कि छोटे आ और बड़े आ का उच्चारण हमारे कंठ से होता है। उसके बाद में व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजनों में जो का वर्ग होता है, का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। अब का वर्ग क्या होता है, यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप लोग पिछला वाला वीडियो जरूर देख लेना। देखिए स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनको 5 वर्गों में विभाजित करके रखा गया है। 5 वर्ग होते हैं उसमें और प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या भी 5 होती है। तो उसमें जो पहला वर्ग होता है वो होता है का वर्ग। तो का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। यानी यदि हमने का वर्ग लिख दिया है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर का वर्ग के 5 वर्णों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा जो का वर्ग है इसका उच्चारण कंठ से होता है।
का वर्ग के बाद में जो हा होता है, हा का उच्चारण भी कंठ से होता है, ठीक है ना। इसके बाद में आपको बता दें कि जो विसर्ग होता है, चूंकि विसर्ग स्वर में भी नहीं आता है, व्यंजन में भी नहीं आता है, विसर्ग को अलग रखा जाता है जो अयोगवाह्य के अंतर्गत आता है, लेकिन हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं। आप लोगों को समझना है कि वो व्यंजन का हिस्सा नहीं है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारी जो वर्णमाला है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह्य। चूंकि अयोगवाह्य केवल 2 ही है, इसलिए हमने उसका अलग से कॉलम नहीं बनाया है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा के उसको लिख रहे हैं। तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो भी हमारा कंठ से है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको कि विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो उच्चारण स्थान है वो है हमारा तालव्य। तालव्य यानी कि तालु। तो तालु से 2 स्वरों का उच्चारण होता है, छोटी ई का और बड़ी ई का। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण हमारे तालु से होता है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। और यदि हम स्वर की बात करें तो जो चा वर्ग होता है, चा वर्ग का उच्चारण तालव्य से होता है। चा वर्ग में भी 5 वर्ण आएंगे, चा, छा, जा, झा, या। तो पूरे के पूरे चा वर्ग का उच्चारण तालव्य से होता है। इसके बाद में या और सा, या और सा का उच्चारण भी तालव्य से होता है। तीसरा उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। यदि हम स्वर की बात करें तो जो री होता है, जो ऋषि लिखते समय हम लोग प्रयोग करते हैं, तो जो री होता है, रिर भी बोलते हैं इसको, री या रिर, ठीक है ना। तो इसका उच्चारण मूर्धन्य से होता है। और जो टा वर्ग है, टा वर्ग का उच्चारण भी मूर्धन्य से होता है। टा वर्ग के बाद में जो द्विगुण व्यंजन होते हैं, जो 2 होते हैं, जिनकी संख्या अड़ा और अढ़ा, इन दोनों का उच्चारण भी मूर्धन्य से होता है। तो द्विगुण व्यंजन के बाद में रा और शा, इन वर्णों का उच्चारण भी मूर्धन्य से होता है। तो याद रखिए, स्वरों में ऋ का उच्चारण मूर्धन्य से होता है, व्यंजनों में टा वर्ग का मूर्धन्य, जो दोनों द्विगुण व्यंजन है उन दोनों का, और रा और सा, इन सभी वर्णों का उच्चारण मूर्धन्य से होता है, याद रखना है आपको। उसके बाद में अगला उच्चारण स्थान है हमारा दंत। दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, ऐसा कोई भी स्वर नहीं है जिसके उच्चारण में केवल दंत का प्रयोग होता हो, तो इसलिए हमें स्वर वाले कॉलम को खाली छोड़ देना है। यदि हम व्यंजनों की बात करें तो जो ता वर्ग होता है, ता वर्ग का उच्चारण दंत से होता है, ठीक है ना। ता वर्ग का उच्चारण हमारे दंत से होता है। ता वर्ग के अलावा ला और सा, ला और सा का उच्चारण भी दंत से ही होता है। यहां पर आपको याद रखना है कि ता वर्ग में भी 5 वर्ण ही आएंगे हमारे। तो ता वर्ग, ला और सा, इन सभी व्यंजनों का उच्चारण दंत से होता है। इसके बाद में अगला उच्चारण स्थान है हमारा ओष्ठ। अगला उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि ओंठ। तो यदि हम स्वरों में बात करें तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों स्वरों का उच्चारण ओष्ठ से होता है। और यदि हम व्यंजनों की बात करें तो जो पा वर्ग होता है, पा वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। पा, फा, बा, भा, मा, इन 5 वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है। उसके बाद में अगला उच्चारण स्थान है कंठ, तालु। अब देखिए, यहाँ ये जो 5 उच्चारण स्थान है ये अलग अलग हैं। यहाँ पर केवल कंठ की बात की जा रही है, यहाँ पर तालव्य की बात हो रही है, यानी केवल तालु की बात हो रही है, यहाँ मूर्धन्य की, यहाँ दंत की, यहाँ ओष्ठ की। अब कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में 2-2 उच्चारण स्थानों का मेल होता है, ठीक है ना। जैसे कंठ प्लस तालु। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे कंठ का भी प्रयोग होता है और तालु का भी प्रयोग होता है, इसलिए उनको कंठ तालु के अंतर्गत रखा जाता है। तो कंठ तालु के अंतर्गत जो हमारे स्वर आते हैं वो होते हैं ए और अय। ए और अय के उच्चारण में हमारे कंठ का भी उपयोग होता है
और तालु का भी उपयोग होता है, यानी दोनों ही उच्चारण स्थानों से इनका उच्चारण होता है। तो ए आई, इसमें व्यंजन कोई भी नहीं आता है, एक भी व्यंजन का उच्चारण स्थान कंठ तालु नहीं है, तो इसको आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है ना। कंठ तालु के बाद में आता है कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ आता है इसमें, यहां पर आपको कंठोष्ठ, ठीक है ना, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब क्या होता है, ओंठ, और कंठ का मीन्स, कंठ का मतलब होता है गला, यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे गले का भी उपयोग हो और हमारे ओंठों का भी उपयोग हो। तो यदि हम बात करें स्वर की, तो ओ और औ, ओ और औ, इन दोनों ही स्वरों का उच्चारण होता है कंठोष्ठ से, याद रखना है आपको, ओ और औ, इन दोनों स्वरों का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है। यदि हम बात करें व्यंजन की, तो एक भी व्यंजन का उच्चारण कंठोष्ठ से नहीं होता है, तो आपको व्यंजन वाला कॉलम खाली छोड़ देना है। उसके बाद में आता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में दंत और ओष्ठ इन दोनों से मिलकर बना है दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ में एक भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है दंतोष्ठ से, तो इसको खाली छोड़ना है। यदि हम व्यंजन की बात करें, तो जो वा होता है, वा एक अंतस्थ व्यंजन है और वा का उच्चारण होता है दंतोष्ठ से। इसके बाद में है नासिक, नासिक का मतलब होता है नासिका, नासिका यानी कि नाक। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी नासिका का उपयोग होता है, नासिका से उच्चारण निकलता है। तो इसके अंतर्गत यदि हम स्वरों की बात करें, तो एक भी स्वर नहीं आता है, एक भी स्वर यहाँ पे नहीं आता है, तो इसको आपको खाली छोड़ देना है। व्यंजनों में आपको लिखना है पंचमाक्षर, यहाँ पर लिख देना है आपको पंचमाक्षर। अब ये पंचमाक्षर क्या है, तो आपको बता दें कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन के जो प्रत्येक वर्ग के जो 5वें वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है, उन सभी को मिला के पंचमाक्षर बनते हैं, यानी पंचमाक्षरों की संख्या होती है 5। जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे कि पहला का वर्ग है, तो का खा गा घा अंगा, तो ये जो अंगा है ये आपका पंचमाक्षर कहलाएगा। इसी तरीके से चा छा जा झा या, जो या है ये आपका पंचमाक्षर कहलाएगा। टा ठा डा ढा अड़ा, जो अड़ा है ये आपका पंचमाक्षर कहलाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है उसी को पंचमाक्षर कहा जाता है। तो इन सभी के उच्चारण में हमारी नासिका का उपयोग होता है, इनको नासिक कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा यदि हम बात करें, तो जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार का उच्चारण भी नासिक से ही होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। और जो अनुनासिक होता है, चंद्र बिंदु को हम लोग अनुनासिक कहते हैं। जिस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है वो अनुनासिक हो जाता है, तो अनुनासिक का उच्चारण स्थान भी नासिक ही माना जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है अनुनासिक, यहाँ पर अनुनासिक लिख देते हैं, अनुनासिक, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमने आपको पूरा चार्ट बना के बता दिया है। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। कंठ से उच्चारण होता है स्वरों में छोटा आ बड़ा आ का। यदि हम व्यंजन की बात करें तो का वर्ग का और हा का उच्चारण होता है, और विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से होता है। तालव्य से उच्चारण होता है छोटी ई बड़ी ई का, व्यंजनों में चा वर्ग का या और सा का। मूर्धन्य से ऋ का उच्चारण होता है, व्यंजनों में टा वर्ग का, द्विगुण व्यंजनों का रा और सा का उच्चारण मूर्धन्य से होता है। दंत से एक भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, इसलिए कॉलम को हमने खाली छोड़ा है। व्यंजनों में ता वर्ग का, ला और सा का उच्चारण दंत से होता है। ओष्ठ से उच्चारण होता है छोटा ऊ बड़ा ऊ का और पा वर्ग का। कंठ तालु से उच्चारण होता है स्वरों में ए अय का, व्यंजनों का उच्चारण इसमें नहीं होता है, तो इसको हमने खाली छोड़ा हुआ है। कंठोष्ठ से उच्चारण होता है ओ और औ का, व्यंजनों का इससे किसी भी व्यंजन का इससे उच्चारण नहीं होता है, तो हमने खाली छोड़ा है कॉलम। दंतोष्ठ से उच्चारण होता है केवल वा का, और नासिक से उच्चारण होता है पंचमाक्षर का। जितने भी पंचमाक्षर होते हैं वो सब नासिक कहलाते हैं। इसके अलावा अनुस्वार और अनुनासिक ये भी नासिक के अंतर्गत ही आते हैं।
ठीक है ना। तो ये तो हमने एक आपको चार्ट समझा दिया, आप चाहो तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा समझाने के लिए एक जानकारी भी दे दें कि इनको आप और थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि जो आपके सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, ये ऊपर वाले जो 5 उच्चारण स्थान है, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इन 5 से सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे कंठ, तालब, मूर्धन, दंत और ओष्ठ दिया गया है। तो देखिए, यदि हम देखें तो हमारा जो मुंह होता है, तो मुंह में सबसे पहला, सबसे जो पिछला हिस्सा होता है, इस तरीके से हम बनाए दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे नीचे से स्टार्ट करके हमें ऊपर की तरफ आना है। इससे आपको याद करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है गले से। ये मान लीजिए आपका गला है, ये आपका गला है, यानी कि गला यानी कि कंठ, ठीक है ना। तो आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो सबसे पहले आता है कंठ, कंठ यानी कि गला। तो कंठ से उच्चारण होता है का वर्ग का। ये तो आपको याद कर लेना है। सबसे महत्वपूर्ण है ये स्पर्श व्यंजनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको सरलता से याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जो आपकी बहुत काम आने वाली है। इनको आपको विशेष रूप से याद कर लेना है। वैसे सभी महत्वपूर्ण है, सभी से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आते हैं स्पर्श व्यंजनों से, ठीक है ना। तो इन्हीं को हम जल्दी से समझाने के लिए आपको एक तरीका बता रहे हैं। तो सबसे नीचे आता है हमारा गला, कंठ आता है। तो कंठ से उच्चारण होता है हमारा का वर्ग का, ठीक है ना। कौन सा वर्ग? का वर्ग। गले से यदि हम थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो यहाँ पर होता है तालु। गले के ऊपर क्या होता है? तालु होता है हमारा। तो तालु से उच्चारण होता है किसका? तालु से उच्चारण होता है चा वर्ग का। किसका उच्चारण होता है? तालु से चा वर्ग का उच्चारण होता है, ठीक है ना। याद रखना है इसको, चा वर्ग का। ये हमने लिखा हुआ भी है। और ये जो हम स्पर्श व्यंजन जिस क्रम में रखते हैं, ये उसी क्रम में है। का वर्ग के बाद में चा वर्ग आता है, चा वर्ग के बाद में टा वर्ग आता है, टा वर्ग के बाद में ता वर्ग आता है, फिर पा वर्ग आता है। तो आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। जैसे पहला वर्ग का वर्ग होता है, तो का वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से। का वर्ग के बाद में चा वर्ग आता है, तो चा वर्ग का उच्चारण होता है तालु से, यानी तालव्य से। उसके थोड़ा और ऊपर आएंगे तो फिर होता है मूर्धन्य। फिर क्या होता है? मूर्धन्य। तो मूर्धन्य से उच्चारण होता है टा वर्ग का, ठीक है ना। मूर्धन्य से उच्चारण होता है टा वर्ग का। यदि हम और बाहर की तरफ आएंगे तो मूर्धन्य के आगे होते हैं हमारे दांत, यानी कि दंत। तो दंत से उच्चारण होता है ता वर्ग का। और सबसे बाहर होते हैं हमारे ओष्ठ, यानी कि ओंठ। ओंठों से उच्चारण होता है हमारा पा वर्ग का। तो इस तरीके से हमें कंठ से शुरुआत करते हुए ओंठों तक आना है, और इस तरीके से आप इनको बड़ी आसानी से याद कर पाओगे, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। फिर से एक बार हमारे साथ साथ आप लोग करिए कोशिश और समझते चलिए। कंठ हमारा सबसे नीचे है, तो कंठ से उच्चारण होता है का वर्ग का। कंठ के थोड़ा और ऊपर आते हैं तो तालु मिलता है, तो तालु से उच्चारण होता है चा वर्ग का। उसके और ऊपर आते हैं तो फिर हमारा मूर्धा आता है, मूर्धन्य आता है, तो मूर्धन्य से उच्चारण होता है टा वर्ग का। उसके बाद हमारे दंत आते हैं, तो दंत से उच्चारण होता है ता वर्ग का। और सबसे बाहर होते हैं हमारे ओष्ठ, यानी ओंठों से उच्चारण होता है पा वर्ग का। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इनको याद कर पाएंगे, किसी भी तरीके से आपको इसमें परेशानी नहीं आएगी। तो उच्चारण स्थान आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई समस्या आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मैसेज भी हमें कर सकते हैं, तो हम आपको बाद में ज़रूर समझा देंगे एक्स्ट्रा क्लास लेके। चलिए, इसके बाद में अब हम बात करते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनका स्वर तंत्रियों के आधार पर हम लोग 2 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। और ये जो 2 प्रकार होते हैं, इनमें पहला होता है सघोष और दूसरा होता है अघोष। हमें जानना आवश्यक है कि कौन कौन से व्यंजन सघोष होते हैं, कौन कौन से व्यंजन अघोष होते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित भी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर ऊपर आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, स्वर तंत्री
में कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो देखिए, जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस वर्ण के उच्चारण से या तो हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है या फिर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण से हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें कहा जाता है सघोष। उन वर्णों को सघोष कहा जाता है। और सघोष को हम लोग घोष भी कह सकते हैं, चाहे अकेला घोष कह दिया जाए चाहे सघोष कह दिया जाए, दोनों बातों का एक ही मतलब होता है। ठीक है ना। तो याद रखना है आपको, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष वर्ण कहा जाता है। दूसरा इसमें प्रकार होता है अघोष वर्ण। दूसरा प्रकार होता है अघोष वर्ण। अघोष वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। ठीक है ना। फिर से एक बार सुनिए, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से वर्ण सघोष होते हैं। यदि हम स्वरों की बात करें तो जितने भी स्वर होते हैं सभी के सभी स्वर सघोष होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है सभी स्वर। तो स्वरों में तो वर्गीकरण है ही नहीं, स्वर तो सारे के सारे सघोष में आ जाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सभी स्वर आपके सघोष होते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजनों को याद करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है कि कौन कौन से वर्ण सघोष होते हैं। आपको याद रखना है कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजनों के जो अंतिम 3 वर्ण होते हैं, पहले दूसरे को छोड़ के तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, यहाँ पर हम लिख देते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। याद रखिए, यहाँ पर जो हम तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण की जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम स्पर्श व्यंजनों की। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और जो अंतिम 3 वर्ण होते हैं यानी तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, अंतिम तीनों वर्णों को सघोष माना जाता है। ठीक है ना, याद रखिए इसको। इसके बाद में हम बात करें और कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो इसमें आ जाते हैं आपके सभी आपके अंतस्थ व्यंजन। जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सभी के सभी सघोष होते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं ये तो आपको पता है, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या, रा, ला और वा। चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन के बाद में जो हा होता है वो भी सघोष कहलाता है। हा का उच्चारण भी स्वर तंत्री से होता है, इसलिए इसको भी सघोष माना जाता है। तो याद रखना है आपको, ये सभी वर्ण हमारे सघोष होते हैं। फिर से समझिए, जितने भी स्वर होते हैं वो सभी सघोष होते हैं। स्पर्श व्यंजनों में तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये सभी वर्ण सघोष होते हैं। इसके बाद में जो 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो भी सघोष होते हैं। और जो हा होता है, हा उसमें व्यंजन में आता है, लेकिन हा का उच्चारण स्वर तंत्री से होने के कारण इसको भी सघोष में रखा जाता है। ठीक है ना। तो याद रखिए आपको, यदि हम इन सभी की गणना करें कि कितने वर्ण होते हैं, वैसे संख्या कभी नहीं पूछी जाती है कि सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, लेकिन हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। तो सभी स्वर इसमें आ गए हैं, तो स्वरों की संख्या 11 होती है, तो पूरे के पूरे 11 स्वर आपके सघोष हो जाएंगे। इसके बाद में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तो एक वर्ग के यदि 3 वर्ण हैं तो इस तरीके से 5 वर्ग हैं, तो 5 तिया 15, तो 15 तो ये आपके स्पर्श व्यंजन हो गए, तो 11 ये और 15 ये। ठीक है ना। इसके बाद में 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन और 1 ऊष्म व्यंजन इसमें शामिल होता है। यदि हम सबको जोड़ दें 5, 4, 9, 10 और 1 11 और 1 और 1 2 और 1 3, तो इस तरीके से सघोष वर्णों की कुल संख्या हो जाती है 31।
ठीक है ना, याद रखना है। तो ये बस केवल हमने आपको समझने के लिए बताया है। संख्या परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती है, बहुत ही कम पूछी, अगर किसी एग्जाम में पूछी गई होगी तो एक आधी कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें ये पूछा गया होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में बात करते हैं अघोष वर्णों की। तो इनको छोड़ के जितने वर्ण भी बचते हैं वो सभी के सभी आपके आ जाते हैं अघोष में। तो स्वर तो सभी इसमें चले गए, तो यहाँ पर तो कोई स्वर बचा नहीं है। अब जो स्पर्श व्यंजन है उनके अंतिम 3 वर्ण आपके सघोष होते हैं। तो जो पहले वाले 2 वर्ण यानी पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, ये दोनों के दोनों सघोष होते हैं, याद रखना है आपको। पहला वर्ण और दूसरा वर्ण अघोष होगा और तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होगा सघोष, ठीक है। चलिए इसके बाद में जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन में शा, शा और शा, इन सभी का उच्चारण भी स्वर तंत्री से ना होने के कारण इनको अघोष में रखा जाता है। सा, सा, सा अघोष होते हैं, लेकिन जो हा होता है वो होता है हमारा सघोष, ठीक है ना। तो इस तरह से अघोष वर्णों की अगर हम संख्या की बात करें तो एक वर्ग से अगर 2 वर्ण आते हैं तो 5 वर्ग हैं, तो 5 वर्गों से कुल वर्णों की संख्या हो जाएगी 10 और 3 आपके ऊष्म व्यंजन इसमें शामिल हो जाएंगे, तो 10 और 3 13। तो इस तरीके से अघोष वर्णों की कुल संख्या हो जाती है हमारी 13। सघोष वर्णों की संख्या होती है 31 और अघोष वर्णों की संख्या होती है 13। 31 को आप पलट दीजिए, यानी उसके अंकों का स्थान पलट दीजिए, 1 को यहाँ कर दीजिए, 3 को उल्टा कर दिए, 3 को यहाँ कर दीजिए, 1 को यहाँ कर दीजिए, तो अघोष की संख्या आ जाएगी, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए तो सघोष और अघोष वर्ण आपको समझ में आ गए होंगे। सघोष वे वर्ण होते हैं जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और अघोष वे वर्ण होते हैं जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला जो वर्गीकरण है हमारे वर्णों का वो है प्राण वायु के आधार पर या श्वास के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर भी बोला जा सकता है, श्वास के आधार पर भी बोला जा सकता है, प्राणोत्त के आधार पर भी बोला जा सकता है। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग नाम मिल सकता है, उसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो प्राणवायु के आधार पर सभी प्रकार के वर्णों को हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें जो पहला प्रकार होता है वो होता है अल्प प्राण, और दूसरा प्रकार होता है महाप्राण। अल्प प्राण, ये जो शब्द है अल्प प्राण, ये 2 शब्दों के योग से बना है। पहला शब्द है अल्प और दूसरा शब्द है प्राण। अल्प का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब होता है कम, और प्राण यहाँ पर प्रयोग किया गया है वायु के लिए। वायु को प्राण भी कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो कम वायु, अल्प प्राण का मतलब हो जाएगा कम वायु। और महाप्राण, महा का मतलब होता है ज्यादा, महा का मतलब है ज्यादा, प्राण का मतलब है वायु, यानी कि कम वायु ज्यादा वायु। अल्प प्राण का मतलब कम वायु, महाप्राण का मतलब ज्यादा वायु। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे मुख से कम हवा निकलती है या कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है, और वे वर्ण जिनके उच्चारण से हमारे मुख से ज्यादा हवा निकलती है उन्हें महाप्राण वर्ण कहा जाता है। याद रखना है आपको, जिनसे कम हवा निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है और जिनसे ज्यादा हवा निकलती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। अब कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें समझ लीजिए आप लोग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण यानी विषम वर्ण, पांचवा, ठीक है ना। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण, ये सभी क्या होते हैं
अल्प प्राण होते हैं। इसके बाद में जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो भी सभी अल्प प्राण के अंतर्गत ही आते हैं। और जितने भी प्रकार के स्वर होते हैं सभी स्वर अल्प प्राण के अंतर्गत ही आते हैं। तो फिर से एक बार बताए दे रहे, वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, चारों अंतस्थ व्यंजन और सभी प्रकार के स्वर, ये सभी वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इनके बाद में जो भी वर्ण शेष बचते हैं वो सभी महाप्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो वर्ग का दूसरा वर्ण, क्योंकि पहला वर्ण तो यहाँ चला गया, तीसरा वर्ण यहाँ चला गया, तो कौन सा बचा? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा वर्ण, वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, ये दोनों के दोनों आते हैं महाप्राण में। इसके बाद में अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण तो अल्प प्राण से होता है। तो जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन, उन सभी का उच्चारण होता है महाप्राण से, यानी कि उनके उच्चारण में ज्यादा हवा निकलती है। तो यहां पर हम लिख देंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन को हम लोग संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। हमने आपको बताया था व्यंजन वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से। ऊष्म व्यंजन भी बोला जा सकता है और संघर्षी व्यंजन भी इनको कहा जा सकता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और चारों के चारों ऊष्म व्यंजन, इन सभी को महाप्राण के अंतर्गत रखा जाता है। समझ में आ गया ना? तो हमने आपको स्वर तंत्र के आधार पर और प्राणवायु के आधार पर दोनों ही प्रकार से हमने आपको समझा दिया है कि कौन कौन से वर्ण होते हैं। स्वरों की यदि हम बात करें तो यदि स्वर तंत्र के आधार पर यदि बात की जाए तो सभी स्वर हमारे सघोष होते हैं, और प्राणवायु के आधार पर बात की जाए तो जितने भी स्वर होते हैं वो सभी हमारे अल्प प्राण होते हैं। समझ में आ गया ना आपको? चलिए, तो जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें वर्णमाला में थी वो सभी हमने आपको कंप्लीट करा दी हैं। इन 3 वीडियो में हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णमाला कंप्लीट कराई है। इन तीनों वीडियो को यदि आप लोग अच्छी तरीके से देखते हैं तो कोई भी परीक्षा हो उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, कोई भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। इसके बाद में हम लोग नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे और आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कुछ भी यदि आपको समस्या है, कोई भी चीज़ यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग हमें मैसेज करके भी बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हम मैसेज को पढ़ के आपकी समस्या का